हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का टॉपर्स पाठशाला में एक फिर से नया वीडियो पे। क्योंकि आज हम लेकर आएंगे इतने दमदार और इतने मजेदार क्लास, क्योंकि ये आपको नंबर दे के ही रहेगा। आज इस क्लास को आप लोग ये मानिए कि इस क्लास में आपको नंबर दे के ही जाएगा। क्योंकि इस क्लास में हम बता रहे हैं कि त्रिज्या और फोकस के बीच जो संबंध रहता है मेरा भाई, इसको सिद्ध किस तरीके से करना है। इससे पहले हमने बताया था, इससे पहले जो बताए थे कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र किस तरीके से सिद्ध करते हैं, फिर उत्तल दर्पण में बताए हैं। अभी जो हम बताएंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों पे बताएंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इस पे साइंस में और मैथ में, मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ वो अलग बात है, बट साइंस पढ़ाऊंगा। बिल्कुल मैथ की कमजोर, मैथ को फील करा दूंगा मैं कि साइंस भी मैथ होता है ना। एक शायरी है मेरे नाम पे बहुत वायरल है कि जली को आंख कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आंख कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो साइंस को बिल्कुल इजी बना दे उसे सकीर अहमद कहते हैं। कैसा लगा मेरा सही कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि अवतल दर्पण में या फिर उत्तल दर्पण में, दोनों दर्पण में ये जो फोकस दूरी है और त्रिज्या के बीच जो संबंध है मेरा भाई, इसको सिद्ध करना है। बड़े बेहतरीन और बड़े मजेदार अंदाज में सिद्ध करेंगे। क्या आप लोग का एनर्जी पावर बिल्कुल हाई है? क्या आपको एनर्जी पावर बिल्कुल हाई है? खा पी के बिल्कुल पानी वानी लेके बैठिए, एनर्जी जीरो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भरपूर रहिए। जिस तरीके से मैं आता हूँ उस तरीके से बैठिए पढ़ने के लिए, है ना। कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि पेट दर्द, सर दर्द, माथा दर्द, बिल्कुल परेशानी दूर को रखो और मजेदार तरीके से पढ़ो। क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ आपके लिए, बिल्कुल मैं तो मजेदार तरीके से बिल्कुल दवा हुआ लेके आया हूँ मैं, है ना। आप अपना देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेरा भाई कि इसको सिद्ध करने से पहले हम क्या क्या ही जानते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें जो सिद्ध करने की एक टॉपिक रहता है कि इसमें सबसे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि इसमें चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी, क्योंकि हम जब जिस भी दर्पण में सिद्ध करते हैं मेरा भाई, उस दर्पण के बारे में हमको मालूम होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम तुमको ये बता देते हैं इसका चिन्ह परिपाटी क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी में हम ज्यादा नहीं बताएंगे, बस दो तीन ही बात बताएंगे, उसको आपको याद रखना है ना। क्योंकि चिन्ह परिपाटी अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो किसमें माइनस रहेगा, किसमें प्लस रहेगा, है ना, किसमें ऋणात्मक रहेगा, किसमें धनात्मक रहेगा, वो कौन बताएगा? हम बताएंगे बार बार नहीं। तुमको यहाँ पे देखना है और देखने के बाद खुद से करना है। क्योंकि एग्जाम में बाबू हमको जाने की इजाजत नहीं है तुम्हारे साथ, तुमको यहाँ पे खुद से नोट्स बनाना है। क्या करना है? नोट्स बनाना है। अब मैं तुमसे ये बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक दर्पण बना देता हूँ। कौन सा दर्पण बनाऊँ? मैं यहाँ पे अवतल दर्पण बना देता हूँ। कौन सा दर्पण बना दिया मैंने? यहां पे मैं अगर इस तरफ से इसका पेंट कर देता हूं तो ये कौन सा दर्पण बनेगा? कौन सा दर्पण बनेगा? ये एक अवतल दर्पण बन जाएगा। ऐसे के लिए मान लेते हैं, चिन्ह परिपाटी में उतने जरूरी नहीं होता है, ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर ये दर्पण है और इसके बीच में मैं एक प्रधान अक्ष खींच दिया हूं, इसके बीच में क्या खींच दिया हूं? प्रधान अक्ष खींच दिया हूं। तो जब भी ये प्रधान अक्ष इससे गुजरेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा? ध्रुव बनेगा। क्या बनेगा? ध्रुव बनेगा। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर दर्पण के बाईं तरफ कोई भी वस्तु रहता है उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं। दर्पण के दाएं तरफ यानी दर्पण के पीछे कोई भी वस्तु बनेगा उसे क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। अगर दर्पण के ऊपर कोई वस्तु बनता है, अगर दर्पण के ऊपर में कोई चिन्ह बनता है उसे क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। अगर दर्पण के नीचे कोई वस्तु बनता है, लिखना है हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है मेरा भाई? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? हमने लॉन्ग वीडियो में ये सब बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, ऋणात्मक होती है, ठीक है। तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की, मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, आप जब मैं बोल रहा हूं तो उसी को लिखते जाइएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। धनात्मक ऐसे तो है, ठीक है, होती है। अब एक बात बताइए कि हमने यहाँ पे लिखा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक ठाक। हमने यहाँ पे क्या बताया हमने यहाँ पे
कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है, क्योंकि तुम्हारा अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसे होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। इसके इधर में क्या क्या रहता है मेरा भाई? पेंट क्या हुआ रहता है? इसके जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, इधर में इसका फोकस रहेगा। तो बताओ इसकी जो फोकस दूरी है दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है? क्या इसके दाएं तरफ नहीं बन रहा? क्या दाएं तरफ नहीं बन रहा? बन रहा है ना। जब इसके दाएं तरफ में फोकस रहेगा तो ये क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या रहता है? धनात्मक रहता है। क्या रहता है? धनात्मक रहता है। चलो इसको आप लिख लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द पीड़ा नहीं होना चाहिए, है ना जी। चलिए बढ़िया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। किससे मापी जाती हैं? मापी जाती है। सभी दूरियां किससे मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। अगर हम वस्तु की दूरी को नापेंगे फिर भी ध्रुव से नापेंगे, अगर हम फोकस दूरी को नापेंगे फिर भी ध्रुव से नापेंगे, अगर हम प्रतिबिंब की दूरी को नापेंगे फिर भी किससे नापेंगे? फोकस से नापेंगे। तो हमें सबसे पहली चीज ये मालूम होना चाहिए कि फोकस हमारा कहाँ पे है, सॉरी ध्रुव हमारा कहाँ पे है। ठीक है, हम किससे नापेंगे? ध्रुव से नापेंगे। ध्रुव को किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। ठीक है, इतना याद है हमारे प्यारे बच्चे, सब याद रखता है। चलिए तीसरा पॉइंट में यह है कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। किस तरफ रखा जाता है मेरा भाई? बाएं तरफ वस्तु को रखा जाता है, बाईं ओर रखी जाती है। बाईं ओर का मतलब दर्पण के सामने रखा जाता है। वस्तु को कहां रखा जाता है? दर्पण के सामने रखा जाता है, जो कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक, बस इतना तक याद रखिए। दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस, या फिर ऐसा होता है और भी पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें और पॉइंट क्या आ जाएगा? जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दर्पण के जो बाईं तरफ है, दर्पण के जो भी बाएं तरफ रहता है वो क्या रहता है? ऋणात्मक रहता है। वो क्या रहता है? ऋणात्मक रहता है। यानी कि दर्पण के सामने अगर कोई भी वस्तु रहेगा उसे हम लोग क्या कह देंगे? ऋणात्मक कह देंगे। दर्पण के दाएं तरफ कोई भी वस्तु रहेगा उसे हम लोग क्या कह देंगे? धनात्मक कह देंगे। क्या कह देंगे उसके? धनात्मक कह देंगे। वो भी चीज हमने लिखा है क्या? नहीं लिखे हैं। चलो लिखने की भी जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। किसमें आते हैं? टॉपिक पे आते हैं। अभी हम लोग सीधे क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि क्वेश्चन नंबर हम यहाँ में क्या लिखते हैं कि अवतल दर्पण में क्या लिखते हैं मेरा भाई? क्या लिखते हैं यहाँ पे? अवतल दर्पण में F बराबर R/2 या R बराबर 2F। क्या करना है इसको? इसका क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है मेरा भाई? सिद्ध करना है। रुको जरा, घूम रहे हैं। ठीक है, इसका क्या करना है? सिद्ध करना है ना जी। इसका क्या करना है? सिद्ध करना है। अगर हमें ये दो सूत्र नहीं है, एक ही सूत्र है वो। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि F बराबर R/2 सिद्ध करना है या फिर R बराबर 2F, दोनों में से दोनों ही सेम है। अभी समझ में आ गया कि R कहाँ से लेकर आए हैं और F कहाँ से लेकर आए हैं। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या बना लेते हैं? यहाँ पे हम क्या बनाते हैं मेरा भाई? यहाँ पे हम बनाते हैं एक अवतल दर्पण, प्यारा सा अवतल दर्पण बना लेते हैं। सुंदर तरीके से एक अवतल दर्पण यहाँ पे डिजाइन करते हैं, हम लोग को बनाते हैं। एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का हम इस तरफ पेंट कर देते हैं। घसा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका उभरा हुआ हिस्सा क्या कह रहता है? पेंट किया हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जब ये हमने अवतल दर्पण बना दिया तो इसके बीचों बीच में से इसके कहां गए? यहाँ तक। ठीक है, रेखा आ गया ना, है ना जी। चलो यहाँ पे रेखा आया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पे इसका क्या बनेगा? यहाँ पे इसका क्या बनेगा? यहाँ पे इसका बनेगा P, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा? ध्रुव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे ध्रुव बन जाएगा। अब जब यहाँ पे हमने ध्रुव बना दिया, यहाँ पे हमने क्या बना दिया? ध्रुव बना दिया।
तो यहाँ पे इसका क्या रहेगा, केंद्र रहेगा, तो यहाँ पे इसका क्या रहेगा। अब जैसे देखो कि दर्पण जब भी रहता है ना, हमने एक बार बताया था कि दर्पण के अगर कोई समांतर किरण जा रहा है, दर्पण में अगर कोई समांतर किरण जा रहा है तो कहां से होते हुए गुजरेगा, कहां से होते हुए गुजरेगा, फोकस से होते हुए गुजरेगा। कहां से होते हुए गुजरेगा, फोकस से होते हुए गुजरेगा। लेकिन अगर दर्पण में हमने एक केंद्र को केंद्र से होते हुए जाने दिया तो कहां से होते हुए गुजरेगा, केंद्र से आएगा और केंद्र से ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आता है। ठीक है, यहां से जब कोई किरण गया तो ये कहां से लौटेगा, जिस जगह से होते हुए लौटेगा, जिस जगह से होते हुए लौटेगा वहीं इसका क्या रहेगा, फोकस रहेगा। वहीं इसका क्या रहेगा, फोकस रहेगा। क्या रहेगा इसका, फोकस रहेगा। तो मान लीजिए यहां से कोई आपतित किरण आया और परावर्तित के बाद यहां से होते हुए गुजरा, तो जिस बिंदु पे काट रहा है, जिस बिंदु पे क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, वहीं पे इसका क्या रहेगा, फोकस रहेगा। वहीं पे क्या रहेगा, इसका फोकस रहेगा। अब हम तुमको मेन बात ये समझा रहे हैं कि इसमें से तुम्हारा एफ कौन है और आर कौन है। यहीं से समझ में आ जाए कि एफ बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f कहां से लेकर आए हैं और आपको सिद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। जबरदस्ती नहीं कह रहे मेरे भाई, जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज तुमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हमने सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या मैं सी से लेकर पी तक के रेखा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सी और यहाँ पे एफ पी और बीच में क्या है, एफ है, बीच में क्या है, एफ है। क्या हम लोग सी को केंद्र नहीं बोलते हैं, वक्रता केंद्र को ही सी बोलते हैं और वक्रता त्रिज्या को ही आर बोलते हैं। यहां से लेकर ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या को हम लोग आर नहीं कहेंगे क्या, त्रिज्या को हम लोग आर नहीं कहेंगे क्या, तो वही आर तो यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहां से लेकर इस आर की यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां तक दूरी है, तो क्या इसका ये आधा नहीं है, इस कलर थोड़ा सा चेंज कर दें तब आपको समझ में आएगा। ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी, क्या ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी क्या आधा नहीं है, नहीं समझ में आया। हम अगर यहाँ पे आर लिखते हैं तो आर जो है मेरा भाई, आर जो है एफ के 2 गुना नहीं है। यहाँ जो आपका फोकस दूरी है, फोकस दूरी क्या त्रिज्या का आधा नहीं है, बिल्कुल आधा। देखने में तो आधा लग रहा है, यहाँ से लेकर देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा है, क्या इसका आधा एक नहीं लग रहा है, बिल्कुल आधा लग रहा है। देखने में से पता चलता है, लेकिन देखने से कुछ नहीं होता, इसको लिखना पड़ता है। लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक रेखा मेरा भाई यहां से जाएगा जिसका नाम होता है अभिलंब, जिसका नाम क्या होते हैं, अभिलंब होते हैं, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच में से निकलता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच में से निकलता है, उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। एक किरण निकल गया, अभिलंब। बस इतना सा करना है। पहली बात, एक अवतल दर्पण बनाना है। दूसरी बात, यहाँ से एक समांतर किरण निकलना है। जो समांतर किरण जाएगा वो कहां से होते हुए गुजरेगा, एफ से होते हुए गुजरेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उस एफ के जगह में क्या करना है, वो जो जगह काटेगा उसे क्या कहते हैं, एफ कर देंगे। क्या करते हैं, उसे फोकस कर देंगे। तीसरी बात हमें यह करना है, उसके बीचों बीच में से क्या निकल के जाना है, एक अभिलंब लेके जाना है। अब जब अभिलंब लेके चला गया तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को मेरा भाई आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा, इसको आई से दर्शाते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, छोटी आर से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ये दो चीज हमने दर्शा दी, ये दो चीज हमने क्या कर दिए, दर्शा दिए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक त्रिभुज आकार का है, तो अगर मैं इसको आर माना हूं, इसको मैं आई माना हूं, इसको मैं आर माना हूं, इसको मैं आर माना हूं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहता हूं, इसको साइड कर देगा, इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, दिख रहा है आप लोग को यहां से, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे इतना तक बन गया ना, इतना बनने के बाद क्या करना है, सीधा से एक फंडा लेकर आना है, उसमें क्या कर देना, वर्णन कर देना है। क्या करना है, वर्णन कर देना है। अब वर्णन किस तरीके से करेंगे, जो भी चीज हमने यहाँ पे लिखा, जो भी चीज हमने यहाँ पे लिखा है उसी को क्या कर देना, दोबारा करके लिख देना है। क्या करना है, बस लिख देना है। अभी हम यहाँ पे वर्णन करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक तो वर्णन करते हैं। वर्णन में मेरा भाई यहाँ पे लिख देंगे वर्णन। क्या करेंगे यहाँ पे, वर्णन। वर लाल कहाँ से आ गया भाई साहब, काले पीले के बीच में लाल कैसे आ जाएगा तुम, इतनी मजा आती है। यहाँ पे क्या करते हैं, वर्णन कर दिए। अब वर्णन में हम क्या लिखेंगे, वर्णन में लिख देते हैं कि सबसे पहली बात, माना, तुमने माना, हम कहां से मानेंगे, माना एम और एम डेज एक अवतल दर्पण है।
एक कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। और एम डेज एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है? हालांकि हमने यहाँ पे नाम डिसाइड नहीं किया है, ये मेरा मिस्टेक है। क्या है ये? मेरा मिस्टेक है मेरा भाई। ये कौन सा मिस्टेक है? मेरा मिस्टेक है। हमने माना कि एम और एम डेज क्या है कि अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। फिर हमने क्या माना था कि इसका नाम भी रख देते हैं मेरा भाई, इसका नाम रखते हैं ये आपतित किरण जो है मेरा, इसका नाम रखते हैं ए बी। क्या नाम रखते हैं इसका? ए बी। फिर हमने एक ए बी, फिर नहीं जिसका लिखते हैं इसमें, जिसका ध्रुव P तथा फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता केंद्र है ना बाबू, सॉरी वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या है? C है। हमने यहां तक माना जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र क्या है? C है और फोकस दूरी क्या है? F है। फोकस दूरी क्या है? F है। क्या करना है? जैसे हमने इसको लिखे थे, लिखने के बाद सबसे पहले क्या कहते हैं? इसके समांतर एक रेखा खींचे थे। इसके समांतर क्या कहते हैं भाई? इसके समांतर एक रेखा खींचे थे जिसका नाम क्या है? ये भी है। फिर जो है प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के, हम यहाँ पे जो भी चीज लिख रहे हैं इसको रट के नहीं लिख रहे हैं। जो चीज यहाँ पे हमको दिख रहा है मेरा भाई वही चीज को लिख रहे हैं। आप भी लिखेगा है ना। प्रधान अक्ष के समांतर ए बी एक रेखा खींचा, ए बी एक आपतित किरण खींचे, आपतित किरण खींचा, जो परावर्तन के बाद कहां से गुजरा? परावर्तन के बाद कहां से गुजरा? फोकस से गुजरा। परावर्तन के बाद कहां से गुजरा है? फोकस से होते हुए गुजरा है ना, जैसा कि चित्र में दिखाई देता है ना जी। जैसा कि चित्र में दिखता है। बस इतना सा लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना सही करना है ना। ज्यादा करोगे तो फिर बोर हो जाओगे, एग्जामिनर डर जाएगा कि इतना कैसे लिख दिया मेरा बच्चा, है ना। ज्यादा नहीं करना, बस इतना सा करना है, काफी है, ठीक है। अब क्या करना है? जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि हमने ये भी एक आपतित किरण खींचा, परावर्तन के बाद कहां पे गुजरा? एफ से होते हुए गुजरा। तो एफ को हम लोग फोकस दूरी नहीं कहते हैं, फोकस से होते हुए गुजरा, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या टॉपिक पे आते हैं? मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई साहब हम ये सिद्ध कहां से करेंगे? इतना तो लिखना आता है, सबको लिखना आता है, लेकिन सिद्ध की शुरुआत कहां से करेंगे? सिद्ध की शुरुआत हमेशा वहां से करना है। आपके मैथमेटिक्स वाला टीचर आपको बताया होगा कि जो चीज दिया हुआ रहता है उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। हमें यहाँ पे क्या देके रखा है? हमें यहाँ पे आपतित कोण और परावर्तित कोण देके रखा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण देके रखा है। तो हमें आपतन कोण और परावर्तन कोण को लेके ही आगे बढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं पीछे, नहीं तो डर जाएगा वो। नहीं समझे? समझ गया होगा, समझना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय थोड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग आते हैं कहाँ जाएंगे हम लोग आते हैं अब सीधी बात है। यहाँ पे हमने एक, अब क्या करते हैं, कोण आई बराबर कोण आर कर देते हैं। ये कहां से बराबर है मेरा भाई? ये कहां से बराबर है? ये परावर्तन के नियम से बराबर है। तुमको जैसे मालूम है ना, वैसा मुझे थोड़ा सा मालूम है। ये किस नियम से आया है? परावर्तन नियम से आया है। ऐसे ही कोई नहीं आता है ना। बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसा नहीं होता है। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब किसके कारण बराबर है? परावर्तन नियम के कारण बराबर है। तो आई बराबर आर किसके कारण है? परावर्तन नियम के कारण है। तो क्या ये दो कोण बराबर हो गया?
हुआ ना। करते हैं इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं समीकरण, हालांकि इसको पहले मानना चाहिए, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो मेरा भाई, क्या आपको ये वाला कोण नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इस कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं, इस कोण को क्या मान लेते हैं, देखो हमने ए बी सी एफ पी है। अब क्या करना है, यहाँ पे आई और यहाँ पे आर कर दिया, यहाँ पे आई और यहाँ पे आर कर दिया, हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं यू, इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम यू मान लेते हैं, छोटा यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, छोटा यू। अब तुम यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कोण आई और कोण यू, जैसे कोई भी रेखा ये समांतर है, सही से समझना है, और दूसरा रेखा ये तुम्हारा प्रधान अक्ष है, बीच में हमने एक ऐसा करके अभिलंब खींच दिया, तो जो तुम्हारा इधर वाला कोण रहेगा मेरा भाई, इधर वाला कोण नहीं रहेगा, क्या इधर वाला कोण बराबर नहीं रहेगा, इसे ही तो हम लोग मैथ में पढ़े थे, एकांतर अंतः कोण, इसे एकांतर कोण कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अगर हमारा ये वाला कोण 1 है तो ये वाला कोण भी उसके 2 के बराबर होंगे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला कोण इस कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर मैं कोण आई और कोण यू को बराबर कर दूं तो चौक नहीं जाना है, क्योंकि ये बराबर है, किसके कारण बराबर है, एकांतर कोण के कारण बराबर है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कोण आई बराबर कोण यू। कई लोग ये बताते हैं कि कोण 1, कोण 2, कोण 3, ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वैसा कीजिएगा। हमने यहाँ पे सबसे पहले आई बराबर आर लिख दिए हैं, कोण आई और कोण आर लिख दिए हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण के नियम ही ये बताता है कि कोण आई बराबर कोण आर, हमने उसको चेंज नहीं किया, वैसे ही रखे, तो हमने यहाँ पे यू मान लिया। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करना है, या तो आप यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे भी रख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा मेरा भाई, आपसे ही हर चीज बनता है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये कोण यू है, इसको 4 नहीं मानना है गलती से भी, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, है ना जी, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जैसे हमारे पास क्या आ गया कि कोण आई बराबर कोण आर, समीकरण 1, कोण आई बराबर कोण यू, समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। तुम एक बात बताओ हमको, हम नहीं बताएंगे, हम बहुत देर से बोल रहे हैं, तुम थक गए, अब तुम बताओ कि क्या ये कोण आई कोण आर के बराबर है, कोण आई जो है कोण आर के बराबर है, ये वाला कोण आई जो है कोण यू के बराबर है ना। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसका देखेंगे तो कोण आई आई दोनों बराबर है, तो क्या हमारा राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा, क्या बराबर नहीं होगा, यहाँ पे आई इसके बराबर है तो आई इसके भी बराबर है। अगर आई बराबर आर है और आई बराबर यू है तो आर बराबर यू नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण आर बराबर कोण यू, इसे मान लेते हैं समीकरण 3, क्या मान लेते हैं इसे, समीकरण 3। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने यहाँ पे माना था कि कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों क्या है, बराबर है, किसके कारण बराबर है, ये परावर्तन नियम के कारण बराबर है, किसके कारण बराबर है, परावर्तन नियम के कारण बराबर है। फिर हमने क्या माना था कि ये जो कोण आई है कोण यू के बराबर है, किसके कारण बराबर है, एकांतर कोण के कारण बराबर है। जब दोनों समीकरण हमको मिल गया तो दोनों समीकरण को फिर हमने एक जुटका बना दिया, और बनाने के बाद इसको क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दिया मेरा भाई, बस इतना सही करना है। एक समीकरण मिल गया है, दूसरा समीकरण अगर मिलेगा, मिल जाएगा तो हम उसको क्या कर देंगे, उसे हम क्या बनेंगे, उसे हम सिद्ध कर देंगे, ठीक है। आते हैं, यहाँ पे बहुत जगह खाली है, ठीक है, यहाँ पे मेरा भाई यहाँ पे बहुत जगह खाली है, इस खाली जगह को हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, पैसा लगता है ना, इसको ऐसे रख देंगे। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तुम एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ हमको, है ना, क्या हमारा ये वाला कोण, अभी जो हमने यहाँ पे बताया, चलो रुको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, अभी जो हमने यहाँ पे बताया कि आर बराबर यू क्या है, बराबर है, आर बराबर यू क्या है, बराबर है, बराबर है। आपको दिख रहा है कि ये जो कोण है, ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। जब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, आपको मालूम होगा कि ये दो, अब इसमें एक पॉइंट वाला बात समझना है ना, एक एक चीज बनाना है और एक एक चीज को समझते जाना है, बिल्कुल सिंपल सा है। ओ बहन जी के भाई साहब, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, एक त्रिभुज मान सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप रेखा को देखिएगा, इस रेखा को यहाँ से लेकर मेरा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर, ये क्या त्रिभुज जैसा नहीं लग रहा है? अगर मैं इसको उठा के ऐसा करके पटक दूं, क्या एक त्रिभुज नहीं है? यहाँ पे मैं सी रख देता हूँ, यहाँ पे तुम्हारे लिए मैं बी रख देता हूँ, यहाँ पे तुम्हारे लिए मैं एफ रख देता हूँ, क्या ये त्रिभुज नहीं है? अगर इस त्रिभुज के इस वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है, आपने पढ़ा होगा ना,
है ना। क्या अनपढ़ हो तो ये 10 क्लास में आ गया, पढ़ा होगा ना 6 क्लास में 7 क्लास में कि अगर समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का दो कोण बराबर रहता है तो उसके सामने वाला भुजा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर हमारा ये वाला कोण बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा ये वाला, और इसके सामने वाला भुजा ये वाला भुजा, ये दोनों क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेंगे। तो मेरा भाई मैं ये कह सकता हूं यू के सामने वाला भुजा एफ बी और आर के सामने वाला भुजा सी एफ दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करके लिख दूं, बोल दो, कुछ तो बोलो, बोलना भी नहीं आता है, कैसे बोलोगे, कमेंट में बोलना है, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि त्रिभुज सी बी एफ में, सी बी कहीं नहीं बनता है, सी बी एफ में, त्रिभुज सी बी एफ में चूंकि कौन यू बराबर कौन आर, हमने यहाँ पे मिस्टेक था। अब क्या है कि जैसे हमने कर दिया कि चूंकि u बराबर आर है, कौन u बराबर कौन आर बराबर है ना, तो हम इसके सामने वाले भुजा ये वाला जो भुजा ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आर वाले के सामने भुजा के बराबर। तो हम इसमें लिख सकते हैं इसीलिए बी एफ क्या है, बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ, दोनों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं होगा क्या, ये दोनों बराबर नहीं होगा। हमने यहाँ पे माना था कि आर बराबर यू बराबर है, आर बराबर यू बराबर है, तो हमने यहाँ पे मान सकते हैं बी एफ बराबर सी एफ क्या है, समीकरण 4 है, क्या है भाई सब, समीकरण 4 है, क्या है बराबर सी एफ, ये क्या है बराबर है। लेकिन मैं तुमको एक बात बताया हूं, इससे पहले जो मैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में सिद्ध करके बताया, क्या हमने उसमें नहीं बताया कि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है, इसलिए ये तुमको कैसा दिखता है, थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। अगर मैं इसके यहां से देखिए आप, अगर मैं इसके जैसे ये यहां से है और एक यहां से है, यहाँ पे तुम्हारा एफ है बाबू, और यहाँ पे क्या है बी है, यहाँ पे क्या है बी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है पी है, यहाँ पे क्या है पी है। अगर दर्पण का द्वारक बड़ा होता तो ये सीधा होता, लेकिन दर्पण का द्वारक बाबू मेरा छोटा है, तो जब ये तुम्हारा छोटा है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कैसा हो गया, टेढ़ा हो गया। लेकिन वास्तव में जब तुम देखोगे ये बी किसमें है, वास्तव में बी तुम्हारा पी पे है। इसी तरीके से अगर मैं बी को थोड़ा थोड़ा कर लेके आऊं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं बी एफ को पी एफ लिख दूं कोई गलत बात नहीं होगा, नहीं समझे। ये जो आप देख रहे हैं बी एफ वास्तव में पी के ऊपर है, बट ये है कि हम आपको समझाने के लिए इसको ऊपर में किए हैं ताकि आप समझ जाए, क्योंकि दर्पण का द्वारा क्या है, छोटा है, दर्पण का द्वारा क्या है, छोटा है। हमने एक बार बताया था, देख सकते हैं कि चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है, इसीलिए बी एफ बराबर कौन बराबर भाई, बी एफ बराबर पी एफ होगा, बी एफ बराबर पी एफ होगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, इसीलिए बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। अगर हम इसको समीकरण 4 माने, इसको 5 मानने में कौन सी बुराई है, मान लो ना, मानने में क्या जाता है, अगर हम उसको समीकरण 4 माने हैं, इसको 5 भी मान लेते हैं। चलिए दूसरा पेज में चले जाते हैं, करते हैं समीकरण 4 और समीकरण 5 से, ठीक है। अब पुनः समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से, किससे, समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से। अब हमको सबसे पहले समीकरण 4 को भी देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 4 को देखिए, बी एफ बराबर सी एफ, समीकरण 4 क्या है, बी एफ बराबर सी एफ। अब समीकरण 5 क्या है कि बी एफ बराबर पी एफ। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखिएगा, क्या इसमें भी बी एफ है, इसमें भी बी एफ है, तो क्या इसका राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा। अगर इसके बाएं तरफ वाला बराबर है तो क्या इसके दाएं तरफ वाला बराबर नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल बराबर होगा, काहे नहीं होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं, इसमें हम क्या कहेंगे, लिखेंगे ना, लिखने से पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सी एफ बराबर पी एफ, इसमें लिख सकते हैं सी एफ बराबर पी एफ, लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर पी एफ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, बस ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 4 और समीकरण 5 हमें इजाजत देता है कि तुम लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सी एफ बराबर पी एफ हमने यहाँ पे लिख दिया, सी एफ बराबर
पीएफ हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि इस वाले यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तुम इस बात को यहां से समझो, सी पी है, यहाँ पी एफ है। अगर तुम्हारा ये वाला रेखा मेरा भाई, ये वाला रेखा अगर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों अगर बराबर है, दोनों अगर बराबर है, इसका मतलब क्या है कि इस पूरी रेखा के ये आधा आधा है। इस पूरे रेखा के अगर मैं पीसी को आधा आधा कर दूं तो आधा तुम्हारा सी एफ आएगा, आधा तुम्हारा पी एफ आएगा। क्या इसके आधा आधा नहीं है? बिल्कुल आधा आधा है, डरने का नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि सी पी, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि सी पी बराबर सी एफ और प्लस में आएगा पी एफ, प्लस में आएगा पी एफ, क्योंकि दोनों क्या आधा है। इन पूरे को अगर जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ होगा, इन दोनों का क्या होगा, जोड़ होगा। चलिए मैं इसको भी मिटा देता हूं, बहुत तकलीफ देता है तुम लोग को ना। चलिए सीपी क्या है, सीपी क्या है, सीपी। अब हम तुमको बताए थे किसी भी चीज का अगर दूरी को नापना है तो किससे नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। किससे नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। अगर हम यहाँ पे पी से लेकर सी तक की दूरी को नापते हैं, पी यहाँ पे है मेरा भाई, सी यहाँ पे है मेरा भाई, तो पी से लेकर सी तक की दूरी को क्या हम लोग वक्रता त्रिज्या नहीं बोलते हैं? क्या नहीं बोलते हैं, सच बताना, बोलते हैं ना। तो पी से लेकर सी तक की दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या को आर कहते हैं, बड़ी आर से लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कितना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वैसे तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, मजाक कर रहा हूँ, बहुत दिमाग है तुम्हारे पास, है ना। सी एफ को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते मेरा भाई, सी एफ तुम्हारा पी एफ के बराबर है। सी एफ जो है किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। सी एफ जो है पी एफ के बराबर है। तो हम इस सी एफ की जगह में क्या यहाँ पे पी एफ नहीं लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे पी एफ नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब तुम यहाँ पे बताओ, पी से लेकर एफ तक की दूरी, पी से लेकर एफ तक की दूरी क्या हम लोग फोकस दूरी नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं ना। पी से लेकर एफ तक की दूरी फोकस दूरी होता है। उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, उसको हम लोग एफ से दर्शाते हैं। बड़े प्यार से एफ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आर बराबर एफ, और एफ को जब हम जोड़ेंगे यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2f। कितना आएगा, 2f आएगा। क्या हमें यही सिद्ध करना था, क्या हमें यही सिद्ध करना था, क्या हमें यही सिद्ध करना था? f बराबर r/2, r बराबर 2f, क्या हमें यही सिद्ध करना था? बिल्कुल बिल्कुल हमें यही सिद्ध करना था। तो क्या हमने ये सिद्ध कर दिया, यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया। चलो दूसरी बात भी करते हैं, या फिर यहाँ पे हम बीच में से छोटा सा या लिखते हैं, बड़ा करके नहीं, छोटा करके लिखते हैं। या यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं r को यहाँ पे लिखता हूँ, सही से समझना, अगर मैं r को यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो आपका 2 है, ये जो 2 है, अगर बराबर के उधर चला जाएगा, बराबर के इधर चला जाएगा, ये जो अभी गुना पे है, इधर आके क्या आ जाएगा, बट्टे में नहीं आएगा, भाग पे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बचेगा, f बचेगा। तो f बराबर r/2 ऐसे लिख सकते हो, या फिर r बराबर 2f, दोनों भी ऐसे लिख सकते हो। क्या हमने ये सिद्ध कर दिया? बिल्कुल दोनों को सिद्ध कर दिया तुमने भाई साहब। ये हमने नहीं किया, किसने किया, तुमने कर दिया। किसने कर दिया, तुमने कर दिया। तुम इसमें प्यारे से अंदाज में प्रूव लिख सकते हो। तुमने प्रूव कर दिया कि अवतल दर्पण में f बराबर r/2 कैसे होता है। अब इसको उत्तल दर्पण में करना है, थकना नहीं है, मैं पहले ही बताया हूं, मारेंगे थप्पड़, बहुत जिम भी जाते हैं अभी, बट बॉडी नहीं बनता है। आइए सबसे पहले उत्तल दर्पण में शुरू करते हैं। शायद वीडियो लंबा बन गया है ना, तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को थोड़ा सा अलग करने के लिए बीच में मैं एक शायरी बोलता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए एक शायरी लेकर आया हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार तरीके से है ना। तो मैं कहता हूँ कि ना टेंशन की बात होगी, ना टेंशन की बात होगी, ना फॉर्मूला बेकार होगा, ना टेंशन की बात होगी, ना फॉर्मूला बेकार होगा। ये जो फॉर्मूला है ये बेकार नहीं होगा, है ना, ये नंबर देखिए ही रहेगा। ना टेंशन की बात होगी, ना फॉर्मूला बेकार होगा। टॉपर्स पाठशाला की क्लास में आओ, यहाँ हर चैप्टर एकदम झांसू और शानदार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिल्कुल शानदार और बेहतरीन तरीके से। हालांकि ये क्लास पहले से शुरू हो रहा है, बीच में मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। अभी जो शुरू करेंगे मेरा भाई, हमने सबसे पहले अवतल बना चुके थे, अभी हम उत्तल दर्पण में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे, बिना झिझक के, बिना थके हुए, एकदम दोनों को बनाना है। आप क्या समझ रहे हैं, किसी एक एक वीडियो छोड़ेंगे, एक टॉपिक पे नहीं होगा, दोनों टॉपिक पे होगा। ये अवतल उत्तल दोनों को एक साथ में बनाएंगे, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल धीरे धीरे जाना है, ठीक है। उत्तल दर्पण कैसे बनता है, कैसे बनता है उत्तल दर्पण? उत्तल दर्पण कैसे बनता है मेरे को भी नहीं मालूम, ऐसे बनता है। कैसे बनता है, ऐसे बनता है, जिसका परावर्तक सतह इधर वाला तरफ उभरा हुआ रहे और धंसा हुआ परावर्तक सतह की तरफ पेंट किया हुआ रहे, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं।
एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे मैं तुम्हें समझाने के लिए कलम का इस्तेमाल करता हूँ। देखो तुम जब चित्र बनाओगे तो हमेशा पेंसिल से बनाना है। किससे बनाना है? पेंसिल से बनाना है। चित्र हमेशा पेंसिल से ही बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि पेंसिल से चित्र थोड़ा सा अच्छा बनता है, और हो सकता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो उसको तुम मिटा सकते हो, है ना। तो इसमें हम तुमको समझाने के लिए इसमें कर रहे हैं, है ना। हालांकि डिजिटल बोर्ड में पेंसिल नहीं होता है, ये भी समस्या है, ठीक है। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। इसका नाम हम रख देते हैं एम और एम डेज। बच्चे लोग पूछेगा एम से इतना लेना देना क्यों है? मेरा भाई एम से मिरर होता है। क्या होता है? एम का अगर फुल फॉर्म देखिएगा तो क्या होगा? मिरर होगा। इसीलिए दर्पण को हम लोग एम और एम डेज से सिद्ध करते हैं कि एक उत्तल दर्पण है, जिसका हम नाम क्या रखते हैं? यहाँ पे एम और यहाँ पे एम डेज रखे हैं। अब तुम बताओ कि हमने जब उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण में सिद्ध किए थे, उसके बीचों बीच में से क्या हमने एक रेखा नहीं खींचा था, जिसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या हम इसमें नहीं खींचेंगे? इसमें भी तो करेंगे, इसमें भी तो होगा, इसमें भी तो एक रेखा जाएगा बीचों बीच में से, ऐसा करते हुए एक रेखा जाएगा। ध्यान रहे, उत्तल दर्पण में हमें दर्पण के पीछे रेखा नहीं लेके गए थे, क्योंकि दर्पण के पीछे नहीं बनता, वो दर्पण के आगे ही हर चीज बन जाता है। बट ये है कि उत्तल दर्पण में ये दर्पण के पीछे जाता बनता है, ठीक है, और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया? दर्पण के पीछे कर दिया। अब यहाँ पे देखो, जहां से कटता है वो यहाँ पे क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? इसका ध्रुव बनेगा। क्या बनेगा? ध्रुव को हम लोग पी से दर्शाते हैं, ध्रुव बन गया। अब एक चीज बताते हैं, जब भी कोई तुम्हारा दर्पण आएगा, जब भी दर्पण आएगा वो, तो उसके समांतर किरण एक निकलते हैं। कैसा किरण निकलते हैं? एक समांतर किरण निकलते हैं, जो सीधे जाके फोकस से होते हुए कटती है। सीधे किससे कटती है? फोकस से। दूसरा किरण जो निकलता है वो हमेशा केंद्र की तरफ जाता है और केंद्र से होते हुए आती है। तो दो किरण हमेशा याद रखना है। सबसे पहला किरण जो जाएगा बिल्कुल किससे जाएगा? प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। किसके समांतर जाएगा? प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। चलो मैं यहाँ पे एक रेखा खींचता हूँ प्रधान अक्ष के समांतर, ठीक है। जब ये प्रधान अक्ष के समांतर गया, थोड़ा सा टेढ़ा कहाँ हो गया? ये प्रधान अक्ष के समांतर चला गया, ठीक है। तो जब ये प्रधान अक्ष के समांतर गया तो परावर्तन के बाद किधर मुड़ेगा? परावर्तन के बाद बाबू मेरा इधर मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा? इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। एक रेखा हमने प्रधान अक्ष के समांतर लेके गया, एक रेखा हमने प्रधान अक्ष के समांतर लेके गए, ठीक है। और ये मुड़ गया किधर? ऊपर मुड़ गया, ठीक है। अब यहां से जो इसका किरण मुड़ा है, तो यहां से एक किरण आती हुई प्रतीत होगी। कैसे होगी? आती हुई प्रतीत होगी, पर आता नहीं है, लेकिन यहां से एक किरण आती हुई प्रतीत होगी। कैसा होगा भाई? यहां से एक किरण आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एफ कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। याद रहेगा? कोई किरण है, यहां से एक समांतर किरण गया, परावर्तन के बाद ऊपर चला गया, तो उसके सामने से एक किरण आती हुई प्रतीत हुआ, जो किस पे कटेगा? एफ पे कटेगा। इतना बताए थे हम, बताए थे कि नहीं? एक एक बात को याद नहीं रखता तुम लोग, ठीक। एफ से होते हुए गुजर गया। दूसरा जो किरण आएगा मेरा, दूसरा किरण यहां से हम समझ सकते हैं, यहां पे मैं कर सकता हूं एक, यहां से एक बहु अभिलंब जाएगा। क्या जाएगा? एक अभिलंब जाएगा, ठीक है। फिर अभिलंब से जब एक किरण जाएगा तो ये सीधे कहां से होते हुए करेगा? ये जो है आपका, ये केंद्र से होते हुए जाएगा। कहां से होते हुए जाएगा? केंद्र से होते हुए जाएगा, और केंद्र से होते हुए आती ही प्रतीत होगा। बस इतना सा करना है। पहला रेखा क्या करना है हमको? पहला काम हमें ये करना है कि एक समांतर किरण लेके जाना है, और जाने के बाद उसको परावर्तित कर देना है। उसके बीचों बीच में से, उसके पीछे से एक आपतित किरण, ऐसी आती हुई किरण प्रतीत होगा, जो बिल्कुल एफ से होते हुए गुजरेगी, ठीक है। दूसरा किरण क्या करना है कि अभिलंब से लेके जाना है और केंद्र से होते हुए जाएगा, ठीक है। कि यहाँ से किरण गया था, ठीक है, यहाँ से किरण गया था। तुमको मालूम है कि ये तुम्हारा कौन सा किरण है? आपतित किरण है। कौन सा किरण है बाबू? आपतित किरण है। और ये वाला जो किरण है, ये वाला जो किरण है, ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है। कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है, ठीक है। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये वाला कोण को अगर मैं एक मान लूं, देखो कोण आई, कोण आर आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं इसको क्या मानता हूँ कि एक मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप चार कोण मानना है, ठीक है। थोड़ा सा पतला कर देते हैं, इसको मैं क्या मानता हूँ? एक मान लेता हूँ, ठीक है। इस कोण को क्या मान लेता हूँ? मैं दो मान लेता हूँ। इसको मैं तीन मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लेता हूँ? मैं चार मान लेता हूँ। दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। क्या करना है अब? क्या करना है, जब हमने इतना सारा काम कर दिया, इतना सारा काम को दिखाना भी पड़ता है। किसको दिखाना पड़ता है? किसको दिखाना पड़ेगा?
हम किसको दिखाएंगे, लिख के बताएंगे तुमको कि भाई साहब हमने यहाँ पे ये वर्णन किया, नहीं समझे। अब जो भी काम हमने यहाँ पे किया उसका क्या करना है, वर्णन कर देना है। 5 नंबर तुमको इसमें आसानी से थोड़ी मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा काम हम करेंगे। कितना काम करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। इतना याद रखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि m और m डेज एक उत्तल दर्पण माना, यही को लिख देंगे कि माना m डेज एक कितना मोटा कर देते हैं एक उत्तल दर्पण है। हमने सबसे पहले क्या माना कि m और m डेज क्या है, उत्तल दर्पण है। फिर उसके बाद क्या किया कि जिसका ध्रुव, फिर प्रधान अक्ष खींचे, जिसका ध्रुव P तथा फोकस F, जिसका फोकस क्या, जिसका ध्रुव हमने क्या माना, P माने, और फोकस क्या माने, F माने, फोकस क्या माने, F माने। अब क्या है कि और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है, ठीक है। इस आपतित किरण को हम लोग ये भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं इसको, A B। फिर एक ये भी आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष मामा कुछ ज्यादा मोटा है, खींचा। जब हमने एक समांतर किरण AB को प्रधान अक्ष के समांतर खींचा तो परावर्तन के बाद खींचा, परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत हुआ, आया नहीं है, आता हुआ प्रतीत हुआ, वो आता हुआ प्रतीत हुआ और आया, ये दोनों बात में क्या होते हैं, अंतर होते हैं। यहां से फोकस से होते गुजरा नहीं है, गुजरती हुई प्रतीत हुई है, ठीक है, प्रतीत हुई, ठीक है। इतना सा काम हो गया, इतना सा काम हो गया। अब बस इतना से ही करना है। इसमें क्या है, जैसा कि चित्र में दिखता है, बस इतना है, जैसा कि चित्र में दिखता है, आपके सामने चित्र है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने वर्णन कर दिया। अब वर्णन के बाद क्या करना है, सबसे पहला काम हमने बताया था कि जब ये वर्णन हो जाएगा तो आपको एक चीज देखना है, क्या देखना है, एक चीज देखना है। यहाँ पे आप किसी तरीके से इस रेखा को, यानी ये वाला ये त्रिभुज देख रहे हैं आप, इसको मिलाना है। अब मिलाने के सबसे पहला तरीका ये है कि जो चीज हमारे पास पहले से मौजूद है हम उसी को लेकर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर हम उसी चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा, फिर उसी क्वेश्चन उसी तरीके से हम क्या कर देंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे ए भी एक आपतित किरण खींचा, परावर्तन के बाद इधर चला गया, फिर यहाँ पे हमने एक लंब खींचा, ठीक है। अब आप ये बताइए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो जब ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि कोण 1 कोण 2 बराबर है,
कह सकते हैं ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं तब अब कोण 1 बराबर कोण 2, किस नियम से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से ये दोनों क्या है? बराबर है। ये दोनों क्या है? बराबर है। अब इसे समीकरण 1 मान सकते हैं। अब पहले मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है? समीकरण 1 हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो कोण 3 है, ये कोण 3 है और ये कोण क्या है? 2 है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक रेखा खींचता हूँ, यहाँ पे एक रेखा खींचता हूँ, ठीक है, और यहां से एक रेखा जाता है, यहां से एक रेखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ से कोई समांतर किरण जाता है और यहाँ पे मेरा क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या है? 1 है। और यहाँ पे देखिएगा 3 है, यहाँ पे देखिएगा 3 है। यहाँ पे आप देखिए कि कोण 2 कोण 3 के बराबर नहीं है। अगर मैं इस तरीके से कैंची टाइप का बनाऊं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। क्या ये कैंची टाइप का कोण नहीं है ना? तो इसी को हम लोग कह सकते हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण कह सकते हैं? एकांतर कोण कहेंगे। कोण 2 बराबर यहां पे लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3, समीकरण 2 किस नियम से आया है? एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण है, ठीक है। एकांतर कोण से हमने इन दोनों को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब आते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम सिद्ध करेंगे तो क्या आप इसमें ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी कोण 2 है, यहाँ पे भी कोण 2 है, यहाँ पे भी कोण 2 है, यहाँ पे भी कोण 2 है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 है और यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 3 है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3? जब 2 के बराबर 1 है और 2 के बराबर 3 है तो 1 के बराबर 3 नहीं होगा, होगा ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि समीकरण 1 तथा दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है, तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब हम करेंगे तो कोण 2 बराबर कोण 1 बराबर कोण 3, ये क्या आ गया? कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 आ गया, ठीक है। तो हम इसे मान सकते हैं समीकरण 3। इसे क्या मानेंगे? समीकरण 3। अब तुम एक बात बताओ कि यहाँ पे जैसे हमने किया कि कोण 1 बराबर कोण 3 है और यहाँ पे क्या है? 4 है। यहाँ पे क्या है? खींचता हूं, अगर मैं यहाँ पे एक समांतर रेखा खींचता हूँ और मैं यहाँ पे भी एक समांतर रेखा खींचता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं एक अभिलंब लेके आता हूँ, जो यहाँ पे एक कोण बनेगा और यहाँ पे एक कोण बनेगा। क्या ये दोनों कोण बराबर नहीं होगा? क्या ये दोनों कोण बराबर नहीं होगा? आपको पता है ये दोनों रेखा क्या समांतर है? यहाँ पे एक रेखा समांतर है, यहाँ पे एक रेखा समांतर है, इसके बीचों बीच में से ये अभिलंब आया यहाँ पे कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो कोण 1 बराबर कोण 4 बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बराबर होगा। ये कौन सा कोण है? संगत कोण है। कौन सा कोण है? संगत कोण है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा वो संगत कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? ये संगत कोण हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4, ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। कहां से लेकर आया इसको? संगत कोण है। कहां से? संगत कोण है। अब हम इसे कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4 कौन सा कोण है? संगत कोण है। कौन सा कोण है? संगत कोण है। मेरा भाई संगत कोण किसे कहते हैं? उभयनिष्ठ किसे कहते हैं? एकांतर कोण किसे कहते हैं? ये सब कोण आप अपने मैथ वाले टीचर से पूछेगा, हमें मत बताइएगा, ठीक है। ये सब वो बता देंगे, नहीं समझे? जब आप त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, एक तरफ से बताया जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 4 से करते हैं। किसे करते हैं? समीकरण 3 और समीकरण 4 से। कहां पे करेंगे? जगह है यहाँ पे। समीकरण 3 और समीकरण 4 से करते हैं। यहाँ पे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। दिखाई दे रहा है आप लोग को? बिल्कुल दिखाई देना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, गौर से देखो इसको। 1 3, कोण 1 बराबर कोण 3 है, कोण 1 बराबर कोण 3 है और कोण 1 बराबर कोण 4 है। आप अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड को देखेगा तो 1 बराबर 1 बराबर है,
तो राइट हैंड साइड क्या बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तुम्हारे लिए, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कौन 3 बराबर कौन 4, कौन 3 बराबर कौन 4। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, बिल्कुल नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे ये साबित हो गया कि ये वाला कौन जो 3 दिख रहा है तुमको, ये वाला कौन जो 3 दिख रहा है तुमको, जो 3 दिख रहा है तुमको, ये वाला कौन जो 4 दिख रहा है तुमको, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तुमने पढ़ा होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर रहते हैं, अगर 2 कोण बराबर रहते हैं तो उसके सामने वाला 2 भुजा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। अगर ये वाला कोण बराबर है तो इसके सामने वाला ये वाला भुजा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये वाला भुजा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा और समझा दूं, थोड़ा सा मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, पहले तो तुम इस चीज को समझो, पहले तो तुम इस चीज को समझो कि ये यहां से लेकर और यहां से लेकर क्या एक त्रिभुज लग रहा है, क्या एक त्रिभुज लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, त्रिभुज है ना, सही तो बताना, ये त्रिभुज है ना। जब एक त्रिभुज है तो ये वाला कोण के सामने ये वाला भुजा बराबर है, और इस वाले कोण के सामने में ये वाला भुजा क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, यहाँ पे कोण 3 और यहाँ पे कोण 4, इसके सामने ये वाला भुजा बराबर, इसके सामने ये वाला भुजा बराबर। क्यों बराबर, क्योंकि जब भी समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण बराबर रहते हैं, 2 कोण बराबर रहते हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है 2 भुजा आपस में क्या रहते हैं मेरा भाई, बराबर रहते हैं। या तो 2 कोण बराबर रहेंगे तो 2 भुजा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। अगर 2 भुजा बराबर है इसका मतलब ऑटोमेटिक 2 कोण बराबर होंगे, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर इसका 2 कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि बी एफ, ये क्या तुम्हारा एफ है, हमने यहाँ पे इसको मिटा दिया था, तो बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब त्रिभुज बी एफ सी में, बी एफ सी में, अब त्रिभुज बी एफ सी में चूंकि कोण 3 बराबर कोण 4, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, बी एफ बराबर सी एफ। बी एफ का मतलब बी एफ, सी एफ का मतलब सी एफ, ये दोनों क्या रहेगा आपस में, बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। चलो इससे हम क्या मानते हैं, यहाँ तक क्या माने हैं, समीकरण 4 माने हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 5, इसको मान लेते हैं समीकरण 5। कोई दिक्कत परेशानी, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, यहाँ पे जो तुम बी देख रहे हो, बी यहाँ पे नहीं है, असल में बी पी पे है। बी कहाँ पे है, पी पे है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है। ये हमने अवतल दर्पण में भी बताया था, ये हम उत्तल दर्पण में बता रहे हैं, क्योंकि यह दर्पण का द्वारक क्या मेरा भाई, छोटा है। अगर दर्पण का द्वारक बहुत बड़ा होता तो यहाँ पे तुम्हारा बी ऊपर रखने की जरूरत नहीं होता। हमने यहाँ पे छोटे तरीके से बता रहे हैं, इसलिए इसको ऊपर में रखें, हालांकि ये बी किसमें है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि दर्पण के द्वारक छोटा है, इसीलिए यहां पे क्या आएगा कि बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। ये जो आपका बी एफ देख रहे हैं, ये असल में कहां पे हो जाएगा, बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। कैसे समझिए इसको, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, पी लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एफ लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बी लिखता हूँ। ये असल में यहाँ से आते आते यहाँ पे मिल जाएगा धीरे धीरे मिला हुआ है, बट हमको दिखता नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ बी एफ बराबर पी एफ। अब इसे मैं समीकरण 6 मान लेता हूँ। कौन मान लेता हूँ, समीकरण 6 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। नेक्स्ट पेज में जाने से पहले मैं इसको कॉपी करके उधर लेके चला जाऊंगा भाई साहब को। चलो भाई साहब, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम अभी चला जाओ दूसरी जगह, नेक्स्ट पेज में जाओ, नेक्स्ट पेज में चला जाओ। अब क्या है कि समीकरण 5 तथा
समीकरण 6 से। अब समीकरण 5 क्या कह रहा है, समीकरण 5 क्या कह रहे हैं, अभी अभी भूल गया मैंने। समीकरण 5 में तुम देखोगे बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ। यहाँ पे देखोगे समीकरण 6 जो है बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखेंगे तो दोनों तरफ क्या है, बी एफ है, दोनों तरफ क्या है, बी एफ है। राइट हैंड साइड तो यह क्या इसके बराबर नहीं होगा, जब इसके बाएं तरफ वाला बराबर रहते हैं तो क्या इसके दाएं तरफ वाला बराबर नहीं होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे अगर इसका बाएं तरफ वाला बराबर है तो क्या इसके दाएं तरफ वाला बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। तो दाएं तरफ वाला बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। इतना हो गया ना। अब हमने सी एफ बराबर पी एफ कर दिया, सी एफ बराबर पी एफ, यानी ए वाला रेखा जो है मेरा भाई, ए वाला रेखा के बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। अगर मैं यहां से ध्रुव से लेकर एफ से लेकर केंद्र के बीच के बारे में बात करूं, ये दोनों रेखा आपस में क्या है, बराबर है, यानी यहां से लेकर यहां तक क्या है, बराबर है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पीसी को एक साथ ले लेते हैं, पीसी को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, क्या ये बात बराबर नहीं होगा। अगर मैं ये दोनों आधा को, इन दोनों आधा को एक साथ जोड़ने का काम करूं, क्या ये दोनों आधा आधा मिलकर पूरा नहीं होगा, पूरा होगा ना। तो अगर मैं इसको पी एफ का आधा और सी एफ का आधा को जोड़ूंगा तो क्या गोटा गोटा पूरा पूरा पीसी नहीं होगा। जब ये पूरा पूरा पीसी होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पी एफ प्लस में आ जाएगा सी एफ, पी एफ प्लस में आ जाएगा सी एफ। कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द पीड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को पूरा ले लिया। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरा आ गया मेरा भाई, यहाँ से लेकर ये वाला आधा, यहाँ से लेकर ये वाला आधा आपस में जुड़ने के बाद तभी ना इस पूरे के बराबर होगा। नहीं समझे, समझ गया होंगे तुम लोग, इतना समझदार बच्चा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पीसी बराबर पी एफ, पीसी बराबर पी एफ। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो ना, यहाँ पे सी एफ बराबर पी एफ है, सी एफ बराबर पी एफ है। तो मैं क्या यहाँ पे सी एफ की जगह में पी एफ नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। जब दोनों बराबर हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पी एफ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, पी एफ लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब तुम यहाँ पे बताओ कि यहाँ से लेकर ध्रुव से लेकर केंद्र तक के बीच की दूरी को क्या हम लोग त्रिज्या नहीं कहते हैं, क्या हम लोग त्रिज्या नहीं कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं मेरा भाई। अब तुम फिर बताओ कि ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को क्या हम लोग एफ नहीं कहते हैं, कहते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक एफ लिखूं और यहाँ पे मैं और एक एफ लिखूं, जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो आर बराबर 2f नहीं होगा। क्या आर बराबर 2f नहीं होगा। क्या हमें यही सिद्ध करना था, क्या हमें यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया ना। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आर या फिर हम इसको ये मान सकते हैं कि R बराबर F। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो दो गुना में है, यहाँ पे क्या है, दो गुना में है। जब ये बराबर के इधर जाएगा तो क्या ये बट्टे में नहीं होगा, होगा ना। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि F बराबर 2F, F बराबर R/2, F बराबर R/2। या तो तुम R बराबर 2F करो या फिर F बराबर R/2 करो, बात दोनों क्या है, बराबर है। हमने यही सूत्र को क्या सिद्ध करने के लिए सब बताए थे, बिल्कुल बताए थे। तुम्हारा ये क्या हो गया भाई, प्रूव हो गया। क्या हो गया, ये प्रूविड हो गया है। ऐश करो, मौज करो, ये तुम 5 नंबर पक्का कर लिया हो। यहां तक जो टिक गया मेरा भाई, मैं बताता हूं वो बड़े ईमानदार और बड़े मेहनती बच्चा है। वो बच्चे 5 नंबर के लिए कम से कम इतना लेट का देख रहा है, मैं क्या बताऊं उसको। बड़ा 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 ही होनहार बच्चा है वो, है ना। इतना होनहार कि मैं उसको बता ही नहीं सकता कितना बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। उम्मीद करता हूं कि तुम इतना ज्यादा होनहार बनो कि बिहार के रैंकर पे तुम्हारा नाम आए, है ना। बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो इस चैप्टर का बिल्कुल खत्म हो गया। प्रकाश का प्रवर्तन में जितना भी टॉपिक था वो हमने क्लियर कर लिया। इससे बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो ऑब्जेक्टिव का रहेगा और उसके बाद जो आएगा लाइफ प्रोसेस का रहेगा, यानी जेब प्रक्रम का रहेगा, जो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अभी जो है हमारा प्रकाश का प्रवर्तन समाप्त हो चुका है। तब तक के लिए आप एक सीढ़ी पार कर चुके हैं, एक चैप्टर बिल्कुल पार कर चुके हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, है ना। अब फिर दूसरे बाद में आएंगे, अब फिर देखते हैं कि आप किस तरीके से मेहनत करते हैं, किस तरीके से आप अपना नोट्स बनाते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना तक ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।